स्कूलों में जाने का पर्पस तो यही था कि एक बार मुझे ग्राउंड रियलिटी का पता लग जाए। हमारे टीचर्स स्कूल पे ठीक टाइम पे पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, हमारे बच्चों की स्थिति क्या है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो नहीं है, कोई टीचरों को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। कुछ बिंदुओं को लेके मैं एक बारी हर स्कूल में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे भी गाए बगाए समय मिलता है और रोड पे भी मुझे स्कूल नज़र आ जाते तो मैं चला जाता हूँ। ठीक है स्थिति, मगर एक चीज़ का मुझे बड़ा कहूँगा, मैं उस चीज़ से खुश नहीं हूँ कि भाई हमारे पास इतने संसाधन हैं, इतने अच्छे टीचर हैं और आधुनिकता के साथ हमारे स्कूल जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसके लिए मैंने निर्देश भी दिए और कहा भी है कि इस बार कुछ संख्या और बढ़नी चाहिए और मुझे लगता है कि बढ़ेगी। मंत्री जी, चंडीगढ़ में आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों आए हुए हैं और न्याय संहिता को लेकर के एक उन्होंने एग्जीबिशन या जानकारी भी ली है। इस देश में जो न्याय संहिता आई हुई है, एक बात उसमें साफ नजर आती है कि न्याय संहिता को लेकर के बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके खुद के अधिकारों के बारे में उन्हें नहीं पता होता है। जो देखिए, महिलाएं होती हैं उनको नहीं आपका सवाल ही इतना लंबा हो जाएगा। दादा, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि इस देश को कभी अपने कानून मिले ही नहीं। 1860-61 में जो कानून हम लोगों को दिए वो अंग्रेजों ने अपने हिसाब किताब से दिए थे कि चोरी करने वाला, अब किसी ने मर्डर कर दिया तो उसके लिए अलग अलग तरह के उन्होंने अपने सजा के प्रावधान अपने बुद्धि अपनी समझ से अपने एक्टों में डाल दिए, अपने आईपीसी की धाराओं में डाल के हम लोगों को दंडित करने का काम किया। कभी कांग्रेस की सरकार ने या किसी नेता ने ये प्रयास ही नहीं किया कि वो अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से, अपने रहन सहन के तरीके से, अपने स्टेट की विचार के हिसाब से या अपने यहाँ की भूगोलिक स्थिति के आधार पे हम लोग कोई कानून बनाएं इसकी तरफ से, और अपने देश की परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, उसके हिसाब से जो कानून बनने चाहिए उस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। घर बैठे बिठाए जैसे तैसे कानून हाथ में पकड़ा रखे थे, उनको लेकर हाक के आज तक ये दशकों तक निकाल के लेके आ गए। भलाओ इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने फैसला लिया कि भाई हमारे अपनी संसद हो तो अपनी संसद बन गई, अपने जो गर्व और गौरवशाली चिन्ह थे वो हमारे को मिले, वो हमें मिल गए, तो कानून भी हमें हमारा मिले तो वो बना दिए। बना के उसको लागू करवाने के लिए उसकी एक एग्जीबिशन चंडीगढ़ में ही उसको शुरू की है। ये हम सब लोगों के लिए बड़ी अच्छी गर्व की बात है कि आज अब हम लोग अपने इंडियन कानून के हिसाब से आगे अपने संविधान के अनुरूप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का अवसर हम लोगों को मिला। आप शिक्षा मंत्री हैं, सवाल तो क्रॉस कर लो कर लो भाई, पूछ रहा हूँ तो नहीं। आप शिक्षा मंत्री हैं, जो नए कानून है वो आम बच्चों तक और लड़कियों तक पहुंचे, इसके लिए कोई प्रयास हो सकता है क्या? देखिए, शिक्षा मंत्री का ये काम नहीं है, ये समाज के हर व्यक्ति का काम है। हर चीज आप लोग सरकार पे मत थोपो। अगर इस देश में, दुनिया में अगर कभी कोई परिवर्तन आए तो परिवर्तन कभी सरकारों से नहीं आए, वो सारे परिवर्तन सामाजिक के लोगों के द्वारा ही किए गए कामों से आए हैं। इसलिए अपने देश के जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम बड़े भी अपने बच्चों को प्रयास करें, बताएं, नहीं तो फिर वो अभी से अगर आप ये कहें पहली दूसरी क्लास से लॉ का एग्जाम ले लो या लॉ की किताबें पढ़ाने शुरू कर दो, वो ठीक नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें एजुकेशन में समय के और उम्र के हिसाब से ही आगे बढ़ती हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों को
हमें घर परिवारों से और आपस में देखने के से समाज के परिवेश में सहज उपलब्ध हो जाए, उसके लिए कुछ सरकार ने ऑलरेडी बंदोबस्त किए हैं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप लोग उसको खोल के वहाँ से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके लिए कुछ बुक्स भी बनी हैं। इन सब चीज़ों का सहारा लेके हम लोग इस ओर आगे बढ़ सकते हैं। एक सर, टैब की जो स्थिति थी 750 करोड़ रुपए 600 करोड़ के आसपास लगाए गए थे, और वो इस शैक्षणिक सत्र में कोई दिशा निर्देश उसको लेकर दिया नहीं गया, तो अब तक ना तो टैबों का क्या स्थिति है। और कुछ जगह मुझे भी इस तरह की बातों को लेके कुछ लोग मिले थे। जब मैं वहां पे गया तो कुछ मामले की बात कुछ और होती है, जब जमीन पे जाते तो बात कुछ और निकल के आती है। मुझे टीचरों ने कहना शुरू किया कि सर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? मैं कहा हाथ क्यों जोड़ रहे हो, ठीक से खड़ो। सर मैंने एक टीचर को, एक बच्चे को कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो, और उसने उसको ब्रेक कर दिया था और सिलेबस को इधर उधर करके खुर्द बुर्द करके कोई दूसरी तरफ उनका दिमाग चला गया। मैंने उस बच्चे को कहा कि गलत है और तुमने ठीक नहीं किया। मैंने थोड़ा सा उसको सख्त क्या बोला कि परिवार ने मेरे साथ फिर ठीक से व्यवहार नहीं किया, तो मैंने भी ये कहा कि भाई अब जरा बिना इसके कर लेंगे। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूँ समाज से भी, आपके चैनलों के माध्यम से, कि देखिए आप सबसे बड़ा हमारे पास कोई बात पहुँचाने का तंत्र हो, और हमारी सबकी भी भूमिका बनती, क्योंकि हम सब लोगों के भी बच्चे हैं। देखिए नेगेटिव अगर कोई मामला नज़र आता है तो टीचर को उसको रोकने की जो हिदायत वो दे सकता, तो उसको देने में जेन्युइनली उसको छूट होनी चाहिए, ताकि वो हमारे बच्चों के गलत रास्ते को छुड़वा के ठीक रास्ते पे और तकनीक के साथ, आईटी के साथ वो आगे बढ़ा सके। क्योंकि हम लोग आधुनिकता से भी मुंह नहीं मोड़ सकते। हम लोग कोई उनको आज भी 14वीं 15वीं शताब्दी में नहीं लेके जाना चाहते, मगर हमारे बच्चे आधुनिकता के साथ साथ अपने नैतिक मूल्यों को भी अपने संस्कार में डाल के चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों की कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं है। कई जगह कुछ शिकायतें आई है, उन शिकायतों का हम लोग निपटान भी कर रहे हैं, और बहुत जगह पे इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसका उपयोग भी खूब हो रहा है। कुछ जगह पे इस तरह की कोई छोटी मोटी तकनीक अड़चन आई है, उसके लिए मैंने विभाग को कहा है 2-4-5 दिन में उसकी रिपोर्ट मुझे दे। तो अपडेशन भी अपडेट भी कराए जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्टवेयर करना जो है लगातार अपडेट के हिसाब से ही जो है कारगर साबित होते हैं ऐसी चीजें। बिल्कुल करवाना चाहिए। मैंने कहा ना, हम लोग आधुनिकता से मुंह नहीं मोड़ सकते। कुछ जगह पे नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चीज़ें भी निकल के आएंगी। उसकी रोकथाम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने टीचर को इसके लिए एक बारी कहें कि वो काउंसलिंग करें बच्चों की। और कुछ सोशल संस्थाएं भी हैं, और सोशल संस्थाएं भी बहुत काम करती हैं। मैं उनको भी आह्वान करूंगा कि आप भी स्कूल्स में, कॉलेज में जाएंगे और कहें कि भाई देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के प्लस और माइनस दोनों को ध्यान में रख के अगर आप बढ़ोगे, और अगर आप पॉजिटिव रूप में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, तो आप जिंदगी के सफलतम से सफलतम और महानतम से महानतम व्यक्तित्व की ओर बढ़ सकते हो। और अगर आप लोग नेगेटिव इसके पक्ष की तरफ ज़्यादा जाओगे तो आपकी बर्बादी निश्चित है। इसलिए उनकी काउंसलिंग करना, उनको बताना, बच्चों की उम्र ऐसी है कि हमने उसको थोड़ा समझ के साथ काम करने की आवश्यकता है। 9 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं पानीपत में, जी। बड़ी घोषणा कर रहे हैं सर, जी। इस पे क्या? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत भी पानीपत से की थी। अभी भी वो बीमा सखी योजना के साथ पानीपत से इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, और बहुत बड़े विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। उनका विजन बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है, और वो ये कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारी जो घर की महिलाएं हैं, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होके अपनी इनकम और अपने को सशक्त कैसे करें, इसके लिए
जो भी कुछ सरकार से बन पड़ सकता है बेटर से बेटर, उसमें उनकी मदद की जाए, और वो उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि गांव में हम भी देखते थे, गांव में बुग्गी के ऊपर 20-20 मलंग बैठ रहते हैं, आदमी बैठ रहे हैं, छोरे बैठ रहे हैं करते। अब वो अनुपात की गड़बड़ थी। अब भाई 1000 लड़कों के पीछे 830, 35, 40 बच्चियां, और प्रधानमंत्री जी ने जब ये अभियान लिया तो आज वो 950 से पार चला गया। एक बहुत बड़ा अंतर आया है, बहुत बड़ा अंतर। इसी तरह धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आएंगे। छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़े बड़े अंजाम दे देना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार की एक खूबसूरती रही है। और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख, जैसे थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा लखपति दीदी कि 2.5 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, तो पहले उससे पहले हर बहन का बैंक में खाता खोलना, कोई कल्पना नहीं कर सकता था इतने काम और इतने विस्तृत रूप से और बड़े सहज कर देना। जितना भी किया है अजूबे ही किए हैं। ताजमहल ये अजूबा नहीं था, जनधन का खाता खोलना भी घना बड़ा अजूबा है। एक एक काम इस तरह से करना कि जो एक मिसाल बन जाए, जो एक अपने आप में मील का पत्थर साबित हो जाए, ऐसे काम माननीय प्रधानमंत्री जी की दिशा निर्देश में ये भारत आगे कर रहा है और बढ़ रहा है, और विकसित भारत बने इस दिशा में सब लोगों को प्रेरणा और प्रेरित भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, भला हो परमात्मा का कि इतने शानदार व्यक्तित्व को आज इस देश में आगे बढ़ाने की जो शक्ति हम लोगों को मिली है, ये और बरकरार रहे। किसानों के विषय पे क्या कहेंगे सर? किसानों के विषय पे क्या कहेंगे कि दिल्ली कूच की बात की गई है, पैदल जाते हैं, तो आपका सरकार का क्या रुख रहेगा? देखिए, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, ये प्रश्न हमसे नहीं पूछना चाहिए। सही बात तो ये है भाई, हरियाणा का किसान बिल्कुल एकदम हमारा भाई है, बड़ा है, छोटा है, समझदार है, वो अपनी खेती बाड़ी बढ़िया कर रहा है। हमारे किसान ने कहा कि भाई हमारे को दिक्कत हो रही है, फसल भाई सारी खरीद दो। हमने सारी खरीदनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा भाई एमएसपी पे खरीदी हो रहा है, हमने एमएसपी पे खरीद ली। अब हर चीज जब किसान के हिसाब से हम लोगों ने कर दी तो दूसरे स्टेट भी कर सकते हैं, कोई रोकता थोड़ी नहीं है। केंद्र के नाम की घंटी गले में बांध कर बजा रहे हैं, ये राजनीति करने वाले लोग हैं। उनके मंसूबे कुछ अलग हैं। दिल्ली में फिर चुनाव है, और जब पंजाब में चुनाव था जब भी यही काम था, अब दिल्ली में चुनाव भी यही काम शुरू कर दिया। लोगों का ध्यान बांटना, अच्छे खासे चलते हुए देश को बदनाम करना, भारत की छवि बिगड़े, भारत जिन मुकामों को हासिल करता जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेकर्स लगाने का काम जो लोग कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे, ये ध्यान कर लें। और पंजाब, मैं निवेदन करूंगा पंजाब की लोगों से कि वो अपनी सरकार को पकड़ो, उनको बोलो हमने बड़ी बड़ी बात की थी, हम आएंगे तो धरती खाली कर देंगे, चांद तारे तोड़ के ले आओगे, बिरन केक की बात करी थी भाई, हम वो सारी चीज छोड़ दो, हमारी फसल एमएसपी पर खरीद लो। अगर जब भाई पंजाब की सरकार पर ना खरीदने की हिम्मत है, ना पॉलिसी उनके पास है, ना नीति उनके पास है, तो भाई हमारे वाले मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के पास, हमारे मंत्री के पास आ जाओ, हम बता देंगे, उसने लागू कर लो। और नहीं भाई हमारे को मौका दो, पंजाब में हम ऐसे ही धुआं उठाओगे जैसे हरियाणा में हम लोग एमएसपी पे किसानों की फसल खरीद रहे हैं, आधुनिक यंत्रों को सब्सिडी देके अपने किसान को नई टेक्नोलॉजी के साथ, एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के आगे बढ़ा रहे हैं। हम हर दिशा में, हरियाणा की सरकार खेत से लेकर बाजार तक किसान के साथ है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये लोग बैठे हैं उनसे बताओ कि पंजाब की सरकार या दिल्ली की सरकार केजरीवाल की, वो खेत से लेके और बाजार तक कितनी स्टेप पे किसान के साथ। तो ये मतलब पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान कोई नहीं, नाराजगी हरियाणा नहीं के है? किसान की क्या नाराजगी? आपने कहीं से कोई स्टेटमेंट मिली तो बताइए।
हरियाणा के किसान, मैंने कहा ना, काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। सर एक सवाल था, नैतिक मूल्यों की आपने बात करी और कहा कि जो टैब है उससे कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ रही हैं, लेकिन आपको ध्यान में होगा कि सैटेलाइट भी लगाए गए थे बच्चों को एजुकेट करने के लिए, वो भी बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा है। देखिए, आपने बिला एक और हरियाणा में कहावत है, चाहे तो रान रो नहीं रो तो रुके नहीं। मैंने छोटी सी बात की, आपने उस बात की अपने हिसाब से, अपने विचार से बड़ी लंबी चौड़ी कर दी। मैंने ये कहा है बड़े साफ शब्दों में, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की बात होती है। हम लोग आधुनिकता से मुंह नहीं मोड़ सकते। आधुनिकता को भी अपनाते हुए हम अपने नैतिक मूल्यों को बचा के अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल, सुंदर, साफ सुथरा बनाते हुए आगे बढ़े, ये हमारी परिकल्पना है और इस परिकल्पना को संकल्प के साथ सिद्धि तक लेके पर सर सैटेलाइट जो लगाए गए थे बच्चों को एजुकेट अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बढ़िया, अच्छे वर्किंग कंडीशन में नहीं है। देखिए, अब आपने टैब किया, बच्चों ने सॉफ्टवेयर चेंज कर लिया, नहीं, तो आपको देखिए, लगता नहीं कि देखिए, चीजें खराब होती जा रही हैं? नहीं, देखो एक बात बताइए, अब आप एक चीज आपको दिया तो है कुछ और काम करने के लिए, आप लग जाओ कुछ और काम करने, और आपको कोई ना रोके तो बात बिगड़ेगी। अगर आपको रोके तो आपका साथी, सहयोगी, परिवार रोकने वाले को लेके डंडा खड़े हो जाए, बड़ी दिक्कत है। ये बड़ी मात्रा नहीं है, कुछ ही % है उनको। हमारे टीचरों में इतनी कैपेबिलिटी है, हमारे समाज में अभी भी इतना है कि वो गलत चीज को रोक सकते हैं, कह सकते हैं, और इतना ही बात है।